आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मांगलिक दोष, कुंज दोष या मांगलिक को लेकर जो भी कंफ्यूजन थे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। बस मेरे साथ बने रहिए। अ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जैसे एक कंफ्यूजन ये रहता है कि यदि मंगल फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ और 12th हाउस में होने पर मांगलिक दोष या मांगलिक योग या मांगलिक अगर नेटिव हो जाता है तो इट मीन्स 50% लोग तो मांगलिक ही हो गए। तो क्या सच में ज्योतिष में इस योग का कोई मतलब भी है या नहीं? ये होता है बहुत सारे लोगों को। दूसरी बात, कभी सोचा है कि क्यों क्यों आखिर मंगल जब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, एट, सेवंथ, 12th हाउस में होता है तो उसको हम मांगलिक या मंगल दोष बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? कभी सोचा है इस बात में कि वाई, क्यों ऐसा बोला गया? ऐसे ही तो नहीं बोल दिया गया है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, समझिए, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे जो इमोशंस होते हैं उसी से हमारा माइंड काम करता है, और हमारी जो रिलेशनशिप होती है वो हमारे इमोशन से ही चलती है, राइट? और इमोशंस एकदम वाटर की तरह फ्लो होते हैं। कभी कभी हम किसी से हेट करने लगते हैं, कभी हम किसी से लव करने लगते हैं, और उसी तरीके से हमारा जो माइंड है वो काम करता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो चंद्रमा प्लैनेट होता है वही हमारे इमोशंस और माइंड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो भी 2.5 days में जो है वो क्विकली से अपनी राशि चेंज करता रहता है। और ये जो चंद्रमा है उसका जो तत्व है वो जल तत्व है। मतलब हमारे जो इमोशंस होते हैं, है ना, वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जो चंद्रमा प्लैनेट है जो कि हमारे इमोशंस को बताता है, जो हमारे माइंड को बताता है, वो प्लैनेट जो है वो जल तत्व का प्लैनेट है। और जल तत्व ही जो होते हैं वो इमोशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि आप एक बर्थ चार्ट देखोगे तो कौन सा हाउस होता है चंद्रमा का? फोर्थ हाउस होता है, राइट? और उस फोर्थ हाउस से ही हम होम देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं और पीस देखते हैं। तो वो जो फोर्थ हाउस होता है ना उसको जल लगन कहा जाता है। मतलब जो जल तत्व होता है ना, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, उनको चंद्रमा क्रिएट करता है। तो फोर्थ हाउस जो है वो चंद्रमा का है, उसको जल लगन कहते हैं। और उसी से त्रिकोण 8 और 12 जो है उसको जो है वो हम जल त्रिकोण कहते हैं। तो ये 4, 8 और 12 ये जो है वो जल तत्व के भाव हैं। ये चंद्रमा दिखाता है जल तत्व को। ठीक है, चंद्रमा को आप लोग समझ गए। अब समझिए शुक्र को। शुक्र जो है, चंद्रमा जल क्रिएट करता है, इमोशंस क्रिएट करता है। और ये जो शुक्र है वो हम उस जल तत्व को होल्ड करता है। मतलब लाइफ में जो हम पे जो पैशन आता है वो हमको शुक्र देता है। और आपको पता है कि शुक्र रिलेशनशिप का भी कारक है, और जो मेल होते हैं उनके बर्थ चार्ट में जो है वो उनकी वाइफ का भी कारक है। तो शुक्र तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो ये दोनों प्लैनेट, चंद्रमा और शुक्र, ये जल तत्व के प्लैनेट हैं। और इनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे इमोशंस के लिए, हमारी रिलेशनशिप के लिए। ये दोनों। अच्छा, और जो शुक्र है वो कौन से हाउस को दिखाता है? सेकंड और सेवंथ हाउस को। और उसी सेकंड हाउस में जो वृषभ राशि आती है वो शुक्र की तो राशि है ही, लेकिन वो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि भी है। ठीक है, अब आप मंगल को ले लीजिए। मंगल एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है। मंगल वॉरियर है। मंगल प्लैनेट है जो हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, और मंगल हमेशा ये कोशिश करता है कि वो जो है वो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज है उससे दूर रहे, मैरिज से दूर रहे, क्योंकि मंगल को ऐसे लगता है कि अगर मैं इस सब में इन्वॉल्व होऊंगा तो मेरी एनर्जी जो है उससे वो लो हो जाएगी। तो मंगल इन सबसे दूर रहना चाहता है, और वो अग्नि तत्व का प्लैनेट है। और शुक्र और चंद्रमा क्या है? जल तत्व के प्लैनेट है। इनका रिलेशनशिप और इमोशन से लेना देना है। अब ये तीनों को समझ गए। अब आप देखिए,
जब हम मंगल दोष को समझते हैं तो हमको यहाँ पे दो टाइप के दोषों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया चंद्र दोष और एक हो गया शुक्र दोष। तो होता क्या है कि जब मंगल 4, 8 और 12 भावों में हो तो यहाँ पर वो जो है वो इमोशनल ब्लॉकेज दे देता है। किसको दे देता है? नेटिव को। और वो नेटिव जिसके चार्ट में 4, 8 और 12 में, यहाँ इसको चंद्र दोष कह दिया हमने। तो जब 4, 8, 12 में मंगल होता है तो यहाँ पर जो नेटिव होता है वो अपने स्पाउस से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता है, और जब वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता है तो उसमें एग्रेशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली 12th हाउस में अगर मंगल हो तो बहुत एग्रेशन वाली प्रॉब्लम ये देता है नेटिव को। और इसी मतलब इमोशनली बिल्कुल भी वो फील ही नहीं करता इमोशनली कनेक्शन एक्चुअली नेटिव, और उसी की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फ्रस्ट्रेशन और एंगर इश्यू देखे जाते हैं नेटिव पे। इसलिए 4, 8, 12 हाउसेस में अगर मंगल हो तो कहा जाता है कि मांगलिक दोष है या मांगलिक, क्यों? कुछ वो नहीं है, बस यहाँ पे तत्वों का प्रॉब्लम हो गया है। मतलब ये जल तत्व के भाव है और यहाँ पर अग्नि तत्व का प्लैनेट मंगल आ गया। अब मंगल इस वजह से इसको हम बोल देते हैं कि मांगलिक दोष है। ठीक है। अब दूसरी बात, और कहाँ होता है मंगल? सेकंड और 7th हाउस में। तो देखिए 7th हाउस जो है उसमें तो आप लोगों को पता होगा कि ये मरण कारक स्थान है मंगल के लिए। मतलब यहाँ पे मंगल ऐसा फील करने लगता आता है कि मैं डाइंग, मैं मर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई ये मैरिज का है। भाव है, और जो मंगल है वो तो उसको तो ये सब करना ही नहीं है, उसको तो अपनी एनर्जी इन सब चीजों से सेव करनी है। तो अब यहाँ पर यदि अब सेकंड और 7th हाउस में मैंने क्या कहा आपको? शुक्र दोष होता है। तो बेसिकली मंगल यहाँ पे क्या करता है? अगर मंगल आ गया तो ये उस नेटिव को सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन देता है अपने स्पाउस के साथ, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन यहीं पर यदि शुक्र भी आ जाए मंगल के साथ इन्हीं दो हाउसेस में, तो ये फिर जो सेक्सुअल डिजायर है, जो एक्टिविटीज है, उसको एक्सेस में और ज्यादा बढ़ा देता है शुक्र मंगल की युति। तो ये जो है, जो हम मांगलिक दोष या जो हम बोलते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तत्व की प्रॉब्लम है एक्चुअली। एकदम अपोजिट है। ये जल तत्व के प्लैनेट है और मंगल अग्नि तत्व का प्लैनेट है, और मंगल की जो सोच है, मंगल को जो करना है, वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से कहा जाता है कि सेकंड, फोर्थ, एट, 7th और 12th हाउस में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष या मांगलिक युग जो भी आप बोले वो बनता है। अब यहाँ पे आपको एक होगा कि मैंने फर्स्ट हाउस क्यों नहीं ली, है ना? देखिए, जब हम मांगलिक योग देखें, तब हमको, जब हम चंद्रमा से लें तो हमको चंद्रमा से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 7th, 8th और 12th हाउस लेना है चंद्रमा से। क्योंकि जहां चंद्रमा होगा वहीं पे मंगल होगा, तो फर्स्ट हाउस लेना है। लेकिन जब आप लगन से देखो अपने, तो फर्स्ट हाउस नहीं लेना है। अगर आप लगन से देखो तो आपको सेकंड, फोर्थ, 7th, 8th और 12th हाउस लेना है, तब मांगलिक जो है वो पर्सन होता है या मांगलिक दोष बनता है। वो क्यों? क्योंकि लगन में ऋषियों ने कहा कि लगन में कोई भी प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है एक्सेप्ट सैटर्न। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो होता है, शनि जो होता है, वो उसके लिए जो है वो मरण कारक स्थान हो जाता है यदि वो लगन में आ जाए। उसके अलावा सारे जो प्लैनेट होते हैं, इवन मंगल काल पुरुष की कुंडली में तो उसी का घर है ना? तो वहां पर जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा। यदि लगन, अगर किसी का लगन में मंगल है तो वो मांगलिक नहीं है। हाँ, लेकिन चंद्रमा अगर उसकी राशि से वहां पर मंगल है तो फिर हम उसको जो है वो मांगलिक कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, ज्यादा जो है वो ज्यादा खतरनाक बोलो या आप बोलो कि ज्यादा किस पे हमको फोकस करने की जरूरत है, एक्चुअली चंद्रमा से जो मांगलिक योग बनता है उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यू नो व्हाई? क्योंकि जो चंद्रमा है वो हमारे जो सोसाइटी होती है उससे हमारे कनेक्शन को दिखाता है।
और जो भी तो इस वजह से यदि चंद्रमा से जब हम मांगलिक दोष देखते हैं तो वो ज्यादा वो होता है क्योंकि उसमें डिवोर्स होने के ज्यादा चांस होते हैं और क्योंकि फिर वो पब्लिक भी हो जाता है क्योंकि चंद्रमा जैसे मैंने कहा कि वो ये दिखाता है कि हमारे समाज से कैसे क्या कनेक्शन रहेंगे, वो सारी चीजें दिखाता है चंद्रमा, हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये चंद्रमा से मांगलिक दोष बन रहा है तो वो इजीली डिवोर्स तक जो है या सेपरेशन तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, ऐसा है कि जो मांगलिक दोष होता है वो फर्स्ट मैरिज के लिए ही बताया गया है, ठीक है? तो उसमें यदि आप एक कुंभ विवाह करके प्रोसीजर होती है, उसमें एक प्लांट से जो है वो नेटिव की मैरिज करवा दी जाती है और उसके बाद उस प्लांट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो फिर ये माना जाता है कि फर्स्ट स्पाउस की जो है उसकी डेथ हो गई या फर्स्ट मैरिज जो है हमारी फिनिश हो गई। तो जिसको भी जो भी मांगलिक है उनको ये प्रोसीजर ज़रूर कर लेनी चाहिए और उसके बाद विवाह कर सकते हैं। तो नॉन मांगलिक मांगलिक से या मांगलिक नॉन मांगलिक से विवाह कर सकते हैं यदि मांगलिक पर्सन ये प्रोसीजर कर लेता है तो। दूसरी बात, यदि अ, अगर मंगल से बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आपको एकादशी का उपवास रहना चाहिए क्योंकि जो एकादशी की तिथि होती है वो मंगल उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और एकादशी का उपवास रहने से मंगल की जितनी भी निगेटिविटी है वो पूरी जो है वो धीरे धीरे फिनिश हो जाती है। दूसरी और बात, मांगलिक होने में और मंगल दोष होने में भी थोड़ा-सा डिफरेंस है। देखिए, आप एक चीज़ बताइए, अब तो आप अगर ज्योतिष के तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो एकदम ऐसी क्लियर कट नहीं होती क्योंकि 10 मिनट्स की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, बस आपको एक बेसिक दे देते हैं और उपाय बता देते हैं। लेकिन आपको पता है कि कई सारे रूल एक साथ लगते हैं जब आप एक चार्ट का एनालिसिस करते हो, तो जब आप ऐसी भी स्थिति देखो तो देखिए, अब आपको ये देख लेना है कि मंगल किसके साथ है, क्या मंगल पे किसी शुभ प्लैनेट का एस्पेक्ट है क्या? या मंगल राहु केतु के साथ है क्या? क्या मंगल शनि को देख रहा है? ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अगर अच्छे शुभ प्लैनेट का एस्पेक्ट होगा तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, राइट? अगर राहु केतु या शनि के साथ होगा तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब वो एक्चुअली मांगलिक दोष की कैटेगरी में आ जाता है मंगल, तब एक्चुअली जब वो राहु केतु के साथ हो या सैटर्न राहु केतु के साथ हो जो है वो एसोसिएशन में हो, तो वो उस कैटेगरी में फिर आ जाता है, तब आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे सारे तरीके से मतलब जो है वो देखना है, किसी एक चीज से जो है वो हमको जज नहीं करना है। अम, जो है वो एसोसिएशन में हो, तो वो उस कैटेगरी में फिर आ जाता है, तब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे सारे तरीके से मतलब जो है वो देखना है, किसी एक चीज़ से जो है वो हमको जज नहीं करना है। अम, यहाँ पर एक जो है वो क्वेश्चन और भी उठ सकता है कि क्या मंगल स्व राशि का हो गया, उच्च का हो गया तो क्या फिर हम मांगलिक नहीं होंगे इन भाव में? नहीं, ऐसे नहीं होता, आप फिर भी मांगलिक ही होंगे। अब आप एक बात देखिए नॉर्मल, हमारी लाइफ में बहुत सारे योग होते हैं और बहुत सारे दुर्योग होते हैं, राइट? क्या लेकिन सबका रिजल्ट हमको कब मिलते हैं? हमारी महादशा और अंतर्दशा के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अब यदि मैं बहुत सात्विक पर्सन हूँ, मतलब मेरे लगन लग्नेश में बहुत सात्विक प्लैनेट का प्रभाव है और मेरी जो महादशा अंतर्दशा वो भी बहुत अच्छी चल रही है, तो वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि नेटिव की सोच कैसी है और अंतर्दशा ये बताती है कि कैसे कैसे इवेंट होने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम मांगलिक हैं तो क्या होगा कि हमारे क्योंकि हमारी सात्विक सोच रहेगी और हमारी दशा अंतर्दशा भी बहुत अच्छी रहेगी, तो हमको फिर इसके इतने प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलेंगे, अनलेस अगर मंगल बहुत ही खराब स्थिति में, और जब मंगल की अंतर्दशा आएगी तब तो थोड़े बहुत इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर मेरी महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, या मान लीजिए मंगल की मेरी महादशा अंतर्दशा चल रही है और मंगल बिल्कुल राहु केतु सैटर्न के साथ एसोसिएशन में है, तो फिर तो मेरे को इसके मंगल के खराब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं मतलब मैं इतने सात्विक भी नहीं हूँ, तो इस तरीके से हमको जो है पूरा एक चार्ट देखना पड़ता है। जब हम फाइनली एक चार्ट को जो है वो देखते हैं तब तो मंगल अगर है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि मंगल इन भावों में है, चाहे वो
स्व राशि का हो, उच्च का हो, डजंट मैटर, कोई कैंसिलेशन वाली बात नहीं होती। बस अकॉर्डिंग टू योर महादशा, अंतर्दशा, मंगल कैसे स्थिति में क्या है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसमें जितना भी आपसे शेयर कर सकूं उतना मैंने किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।